बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर कैपिटल रिजर्व क्या है और रिजर्व कैपिटल क्या है। देखिए बेटा, बट यहां पर एक रूल लगता है, आप जितने शेयर्स इशू करोगे उसका कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं सर कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है। इसके बाद एक वीडियो बना रहा हूं, वो वीडियो मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएगी, और जब तक वो वीडियो अपलोड नहीं हो जाएगी, जब तक मैं बना नहीं दूंगा, तब तक नहीं बताऊंगा मैं क्या बनाने वाला हूं। हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं, आपके गप्पू भैया आए हैं। और आज क्या लेके आए हैं भाई? आज क्या लेके आए हैं? आज मैं लेके आया हूं कंप्लीट अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर विद इन 20 मिनट्स। जी हां, यानी आपका मोस्ट डिमांडेड चैप्टर, जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। इसके आपके भाई ने हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हैं, मोस्टली बच्चों को मिल गए हैं। उन्हीं नोट्स को मैंने यहां डाला हुआ है, तो ये जब आपका क्लास हो जाएगी, लिंक में आपको इसके भी नोट्स मिल जाएंगे। जो भी हमारे पीडब्ल्यू ऐप पर विश्वास बैच चल रहा है, वहां इसके नोट्स मिल जाएंगे। और नहीं मिले तो आप मेरे से कनेक्ट करिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा नोट्स कैसे मिलेंगे। तो चलिए बड़े प्यार से समझते हैं इस चैप्टर को और खत्म करते हैं वो भी 20 मिनट्स में, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है इस चैप्टर की कहानी? सबसे पहला पार्ट, शेयर्स क्या होता है सर? जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है ना, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू इस यूनिट ऑफ स्मॉल ईच इज कॉल्ड शेयर। कैपिटल यानी कि वो पैसा जो मालिकों ने लगाया है। तो अगर कंपनी को और पैसा चाहिए, अगर कंपनी और कैपिटल को रेज करना चाहती है, तो उसके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है शेयर्स का। अपनी कैपिटल के छोटे 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 टुकड़े कर दीजिए, वो टुकड़े किसको दे दो? पब्लिक को। और वो टुकड़े क्या कहला रहे हैं? शेयर्स कहला रहे हैं। उस टुकड़े के बदले जो पब्लिक है उनको क्या क्या मिलेगा बेटा? उनको शेयर तो मिल ही रहा है, और उनको कंपनी में कुछ परसेंटेज की ओनरशिप भी मिलेगी, मालिकाना हक भी मिलेगा। अब सवाल आता है कि सर शेयर्स के टाइप कितने होते हैं? एक हमारा होता है इक्विटी शेयर्स, और एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स हमारे वो शेयर्स होते हैं जिनको वोटिंग पावर होती है। अगर कंपनी कोई डिसीजन लेने की सोच रही है, तो इनसे पूछा जाता है, ये हां करते हैं और ये ना करते हैं। बट इनको जो डिविडेंड है ना, वो फिक्स रेट से नहीं मिलता। अब आप सोचोगे सर डिविडेंड क्या होता है? बेटा, जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट को शेयर करती है, और उसको ही हम यहां पे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्हें फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता, लेकिन इसके पास वोटिंग पावर होती है। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो इनसे पूछ के लिया जाता है, यस और नो करने की इनके पास पावर होती है। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड कम मिलेगा। दूसरे टाइप्स के होते हैं बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास वोटिंग पावर तो नहीं होती, लेकिन इनको जो डिविडेंड मिलेगा ना, वो फिक्स रेट से मिलता है। इसीलिए जब आप शेयर चैप्टर में न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, तो प्रेफरेंस शेयर्स के आगे एक परसेंटेज दिखती है आपको, 5%, 10%, 6%। वो इनका फिक्स रेट से डिविडेंड है, वो इनको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? यस सर। अब यहां पे मैंने आपको बताया इक्विटी शेयर क्या होते हैं। ये वोटिंग पावर, हाई फाइव। वोटिंग पावर होती है और इनको फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता। किसको? इक्विटी शेयर्स को। इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग पावर होती है और इनको फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता। वहीं अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस शेयर्स की, तो प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, लेकिन इसके पास वोटिंग पावर नहीं होती। अगर किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 साल तक डिविडेंड नहीं मिला है, तब उनके पास भी वोटिंग पावर आ जाती है। ठीक है? चलिए, अब ये कुछ टाइप्स हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? बेटा, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स, फॉर एग्जांपल पिछली साल प्रॉफिट नहीं हुआ, तो पिछली साल डिविडेंड भी नहीं मिला होगा। अब इस साल प्रॉफिट हुआ, तो इस साल डिविडेंड मिलेगा। तो बेटा, इस साल जो डिविडेंड मिलेगा, वो पिछली साल जो नहीं मिला था, वो मिला के मिलेगा। उसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कि पिछला जो कोई एरियर है डिविडेंड का, रुका हुआ डिविडेंड है, वो भी इनको मिलता है। ये बड़े नालायक होते हैं, इसलिए इनका नाम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स रखा हुआ है।
और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है जिनका पिछला अगर कुछ बकाया है डिविडेंड का वो नहीं मिलेगा, तब मिलना था अब नहीं मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिन्हें डिविडेंड के अलावा भी प्रॉफिट में हिस्सेदारी करने का मौका दिया जाता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका एक टाइम बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपने बोला हुआ है, वो आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, और जिनका आपको एक टाइम बाद पेमेंट नहीं करना वो आपके इरिडीमेबल होते हैं। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्टेबल है, और जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते वो आपका नॉन कन्वर्टेबल है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपको दे रखे हैं। क्यूमुलेटिव रुका हुआ डिविडेंड मिलता है, नॉन क्यूमुलेटिव रुका हुआ डिविडेंड नहीं मिलता। पार्टिसिपेटिंग कुछ केस में डिविडेंड के साथ इनको प्रॉफिट भी मिलता है, इनको नहीं मिलता, इनको सिर्फ डिविडेंड मिलता है। इनको रीपे करने के पहले से ही टाइम दिया जाता है। इरिडीमेबल का कैपिटल का टाइम नहीं दिया जाता। इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे वो प्रेफरेंस शेयर्स है, और जो कन्वर्ट नहीं हो सकते वो आपके नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप में आते हैं। ठीक है, यस सर। आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, सबसे पहला दे रखा है ऑथराइज और रजिस्टर और नॉमिनल कैपिटल। जब कंपनी स्टार्ट हो रही है, तब जब कंपनी अपने एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो क्लॉज बनाती है, वहां पर कैपिटल क्लॉज में अपनी ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती है, और उन इंफॉर्मेशन में से ये है ऑथराइज और रजिस्टर और नॉमिनल। सर ये क्या होता है? कंपनी ने लिख दिया है कि जब हम शेयर्स निकालेंगे तो मार्केट से मैक्सिमम इतने रुपए के शेयर्स लेंगे, हम अपने मैक्सिमम इतने शेयर्स निकालेंगे, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। और इसी ऑथराइज का जो पार्ट हमने सबसे पहले कंपनी के लिए इशू करा वो हमारा कहलाता है इशूड कैपिटल। इशू कैपिटल ऑथराइज का ही एक पार्ट होता है, बट यहां पर एक रूल लगता है, आप जितने शेयर्स इशू करोगे उसका कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। यानी जो पब्लिक है आपकी, वो आपके शेयर्स को कम से कम 90% सब्सक्राइब कर ले। अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है तो आपके पास जो भी पैसा आया है वो आपको सारा का सारा वापस करना पड़ता है। तो इसी 90% के सब्सक्रिप्शन को पाने के लिए कंपनी अंडर राइटर्स की हेल्प लेती है। अंडर राइटर्स हेल्प करते हैं ऐसी कंपनीज की जिनका ये 90% जो सब्सक्रिप्शन वाला केस है वो पूरा शायद नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यस सर। आगे देखते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। पहला था ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरा है इशूड कैपिटल, तीसरा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पब्लिक ने आपकी कंपनी के कितने शेयर्स ले लिए उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, और एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड का मतलब है जहां पर आपने जितने शेयर्स पब्लिक को दिया था सबसे सारा पैसा आ चुका है, कुछ भी बकाया नहीं है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। आपने पब्लिक को शेयर दिया, कुछ लोगों से या तो पैसा आया नहीं है, आपने मांगा था, या आपने अभी तक मांगा नहीं है, दोनों ही केस में आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड माना जाएगा। ठीक है, यस सर। अब आता है सर कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल क्या होती है, रिजर्व कैपिटल क्या होती है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर कैपिटल रिजर्व क्या है और रिजर्व कैपिटल क्या है। देखिए बेटा, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है शेयर्स का वो पैसा जो डायरेक्टर ने शेयर होल्डर से मांगा। कंपनी जो पैसा आपसे मांग रही है वो कॉल्ड अप है, और जितना आप दे रहे हो पेड अप है। सपोज कंपनी ने आपसे मांगा 10 रुपए से, आपने 10 दे दिया तो कॉल्ड अप भी सेम है, पेड अप भी सेम है। कंपनी आपसे 10 रुपए मांग रही है, आप 8 दे रहे हो, तो 10 आपका क्या है, कॉल्ड अप, और 8 क्या है आपका, पेड अप। तो वो पैसा जो शेयर होल्डर ने कंपनी को पे किया वो पेड अप है, वो पैसा जो कंपनी ने मांगा था वो कॉल्ड अप है। रिजर्व कैपिटल क्या होती है बेटा, कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर देती है, और उस इंक्रीज करे अमाउंट को वो यूज नहीं करती। कब तक, जब तक कंपनी बंद नहीं हो रही है, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो रही है। ये पैसा जब इस्तेमाल किया जाएगा जब कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी, उसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ठीक है, यस सर।
ये आपका है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो शेयर कैपिटल को कैसे डिस्क्लोज करोगे। सबसे पहले मेन हेडिंग आती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। आपने देखा होगा पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर्स थे वहां पर बैलेंस शीट आप वर्टिकल फॉर्म में बना रहे थे, सॉरी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना रहे थे, यहां पर आप बनाते हो वर्टिकल फॉर्म में। तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज आती है, उसके बाद आपका एसेट्स आता है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहली हेडिंग आती है शेयर होल्डर्स फंड, और उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, और एक आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और शेयर कैपिटल के अमाउंट को आप यहां दिखाते हो और एक नोट बनाते हो। उस नोट में जो मैंने भी आपको बताया ना, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कितने शेयर ऑथराइज्ड हैं और हर शेयर की वैल्यू आपको दी होगी, कितने शेयर इशू हैं और हर शेयर की वैल्यू आपको दी होगी, कितने शेयर का पैसा पूरा आ गया है वो सब्सक्राइब एंड फुली पेड में, जितनों का नहीं आया है वो नॉट फुली पेड में, और उसमें हम कॉल्स इन एरियर और फॉरफीचर शेयर को ऐड और लेस कर देते हैं। आगे चल के अभी आप समझोगे कॉल्स इन एरियर क्या होता है और फॉरफिट क्या होता है। बेसिकली कॉल्स इन एरियर का मतलब है वो पैसा जो हमने पब्लिक से मांगा था बट पब्लिक ने अभी तक दिया नहीं है, तो वो कॉल्स इन एरियर हो जाता है लेस। और फॉरफिट का मतलब होता है बेटा वो पैसा जो हमने शेयर्स कैंसिल कर दिए क्योंकि उसने हमें पैसा नहीं दिया, बट जो पहले से दे दिया है वो भी हमने जब्त कर लिया, तो वो ऐड हो जाता है। ठीक है, यस सर। अब सर कैपिटल रिजर्व क्या होता है। कैपिटल रिजर्व आपका वो रिजर्व होता है बेटू जी जो कैपिटल प्रॉफिट में से ही बनाया जाता है। अब सर एक कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, आपने किसी एसेट्स को बेचा, बेचकर फायदा हुआ, ये फायदा आपका कैपिटल प्रॉफिट है। आपने फिक्स एसेट्स की वैल्यू को रीवैल्यू किया, रीवैल्यू करने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट आपका कैपिटल प्रॉफिट है। आपने किसी के शेयर्स कैंसिल कर दिए और फिर रीशू कर दिए, उस पर आपको जो फायदा हुआ ये फायदा आपका कैपिटल प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट में से जो रिजर्व बनाया जाता है उस रिजर्व को हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, यस। आगे चलते हैं। अब आपको दे रखा है रूल्स ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। जब आप कंपनी के शेयर्स को इशू करते हो, सब्सक्रिप्शन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल होता है एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो नॉट लेस देन 25% होना चाहिए, 25% से कम एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 90% विद इन 30 डेज, एक महीने के अंदर 90% का सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन अलॉटमेंट और किसी भी कॉल का 25% से ज्यादा अमाउंट एक्सीड नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन का 25% से कम नहीं होना चाहिए और बाकियों का 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रूल्स हैं आपके सब्सक्रिप्शन के लिए। फिर आता है बहुत बार प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और इसको जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करेंगे वहां से राइट ऑफ भी करते हैं। अब सर ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा, जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं ना तो उसके दौरान बहुत सारे हमारे खर्चे होते हैं। डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करा रहे हो या उनका रजिस्ट्रेशन करा रहे हो या स्टैंप ड्यूटी दी आपने या रजिस्ट्रेशन फीस दी, तो ये सब हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का पार्ट बनते हैं, और इन खर्चों को सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा है उससे खत्म किया जाता है। चलो, एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अब हम समझते हैं एंट्री। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कंपनी शेयर्स को इशू करेगी ना, कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो अपने शेयर्स को लमसम मेथड पर इशू करे या फिर वो अपने शेयर्स को इंस्टॉलमेंट मेथड पर इशू करे। लमसम मेथड क्या होता है, लमसम मेथड का मतलब होता है कंपनी सारा का सारा पैसा एक साथ ले लेगी और सारे के सारे शेयर्स एक साथ दे देगी, इसको बोलते हैं लमसम मेथड। और इसमें हमारे पास दो चीज होती है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब है जहां पर कंपनी टुकड़ों में शेयर दे रही है और टुकड़ों में ही पैसा ले रही है, और उन इंस्टॉलमेंट में हमारा फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल आता है। तो बेटा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ये सारे पर्सनल अकाउंट हैं, इसलिए इन सबकी जनरल एंट्री में पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सबसे पहले बात करी जाए एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन का मतलब होता है कंपनीज के पास एप्लीकेशन आई। तो जब भी कंपनी के पास एप्लीकेशन आती है सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट को हमने क्या करा, पहली एंट्री।
हर किसी की, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, हर किसी केस की दो दो एंट्री होगी। एक एंट्री होगी पैसे के आने की, दूसरी एंट्री होगी शेयर के जाने की। तो एप्लीकेशन की जो फर्स्ट एंट्री होगी बेटा, वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब आप कहेंगे सर आपने बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों कराया? क्योंकि हमारे पास पैसा आया इसलिए हमने बैंक अकाउंट को डेबिट करा। नोट्स देख रहे हो? अच्छे है ना? चिंता मत करो, आपको क्लास के बाद मिल जाएंगे, लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नहीं मिलते हैं, ये आपके लिए एक छोटी सी मेहनत है। इसके बाद एक वीडियो बना रहा हूं, वो वीडियो मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएगी, और जब तक वो वीडियो अपलोड नहीं हो जाएगी, जब तक मैं बना नहीं दूंगा, तब तक नहीं बताऊंगा मैं कि क्या बनाने वाला हूं। हाँ, पर वो चीज है कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, और वो चीज जो शायद हाल फिलहाल कहीं पर अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, चलो। तो पहली एंट्री बेटा एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर हमने बैंक को डेबिट क्यों करा? क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है, इस रीजन की वजह से बैंक को हमने डेबिट करा। सर हमने शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट क्यों करा? मैंने क्या बताया था, शेयर एप्लीकेशन पर्सनल अकाउंट होता है, और यहां पर वो पैसा दे रहे हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट के रूल की वजह से क्रेडिट द गिवर। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री में हमारे पास से शेयर जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, क्लियर अप्रोच, CLEAR। सी से कैपिटल, एल से लायबिलिटी, ई से एक्सपेंसेस, ए से एसेट्स, आर से रेवेन्यू। अब CLR कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, ये तीन चीजें ऐसी हैं, जब जब इंक्रीज होंगी, चाहे जनरल एंट्री हो, चाहे आप इनका कोई अकाउंट बना रहे हो, चाहे आप इनका कोई लेजर बना रहे हो, ये क्रेडिट साइड जाएगा, और जब डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड जाएगा। तो कंपनी जब शेयर्स को इशू कर रही है तो कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो इस रीजन की वजह से शेयर कैपिटल इस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, और शेयर एप्लीकेशन, इनके पास शेयर जा रहे हैं, इसलिए शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बाकी सारी एंट्री में जहां जहां एप्लीकेशन था वहां अलॉटमेंट कर देना, जहां जहां अलॉटमेंट था वहां फर्स्ट कॉल कर देना, जहां जहां फर्स्ट कॉल था वहां सेकंड कॉल कर देना, बस ऐसे ही होना है। बस एप्लीकेशन में पहली एंट्री बैंक वाली होती है, दूसरी एंट्री शेयर्स के जाने वाली एंट्री होती है, बाकी सारे केस में पहले ये वाली एंट्री होती है, बाद में पैसे वाली एंट्री होती है। ठीक है, यस सर। तो ये आपको क्लियर है, ये अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री देखो सेम है, वहां शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यहां शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। अच्छा, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं सर कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है। कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई और कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए, अब पब्लिक को कैसे मालूम पड़े कि भैया मेरे को अलॉटमेंट मिल गया है? इसके लिए हम पास करते हैं अलॉटमेंट। एप्लीकेशन में कंपनी को मालूम रहता है कि हमने किस किस को शेयर दिए, अलॉटमेंट में पब्लिक को भी मालूम पड़ जाता है कि हमारे पास कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए हैं, है ना। तो ये आपकी बेसिक एंट्रीज हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अब देखिए बेटा, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ये शेयर्स का एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत डिटेल में आना चाहिए। जब भी कंपनी, देखो एक तो शेयर की कीमत होती है, जैसे मेरे चेहरे की कीमत 5 रुपए, मेरे बाल की कीमत -100 रुपए, तो ये कीमत है ना। ऐसे ही जो शेयर की कीमत होती है उसे बोलते हैं फेस वैल्यू। जब भी फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा कंपनी आपसे ले रही है तो वो जो ज्यादा पैसा है उसको हम बोलते हैं प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कि कंपनी के लिए एक कैपिटल प्रॉफिट की तरह काम करेगा। तो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम मतलब क्या है, शेयर प्राइस जो है वो फेस वैल्यू 10 रुपए की है और कंपनी 12 रुपए में दे रही है, तो 2 रुपए क्या है बेटा, 2 रुपए है प्रीमियम। तो शेयर्स प्रीमियम आपका कैपिटल प्रॉफिट है, और कंपनी जिस पर भी प्रीमियम ले रही है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा, कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि कंपनी प्रीमियम का पैसा किस पर ले रही है, एप्लीकेशन पर ले रही है, अलॉटमेंट पर ले रही है, फर्स्ट कॉल पर ले रही है, सेकंड कॉल पर ले रही है। ऐसे केस में आप एज्यूम करके चलोगे कि कंपनी जो है ना वो अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम का पैसा ले रही है। प्रीमियम एक कैपिटल प्रॉफिट है, तो जो हम शेयर्स के जाने वाली एंट्री करते हैं ना, उस एंट्री में क्रेडिट किया जाता है। तो कैपिटल प्रॉफिट है, क्रेडिट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। बैलेंस शीट में जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग होती है ना, वहां आता है। अब इसका इस्तेमाल किस किस पर्पज से कर सकते हो बेटा, जो आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए, कोई भी खर्चा हुआ है, कमीशन हुआ है, डिस्काउंट ऑन शेयर और डिबेंचर के लिए, बोनस शेयर को आप इशू करते हो उसके लिए, बायबैक के लिए,
प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, जो आप प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट कर रहे हो प्रीमियम पर, उसके प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा ये एक बार देख लेना, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जहां पर आपसे पूछा जाता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो इस्तेमाल है वो आप किस किस पर्पस से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बेटा ये एंट्री है, यहां पर हम मान के चला है कि मान लो अगर जो प्रीमियम है वो एप्लीकेशन पर है, तो एप्लीकेशन की जो शेयर जाने वाली एंट्री होगी ना, उसमें टू सिक्योरिटी प्रीमियम आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अगर यही अलॉटमेंट पर होता तो अलॉटमेंट की शेयर जाने वाली एंट्री में टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता। ठीक है, यस सर। अब केस आया आपका अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब सर अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है बेटा जी, जहां पर अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है बेटा जी, जहां पर समटाइम्स नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी। कभी कभार क्या होता है, जितने शेयर्स हमारे पब्लिक ने मांगे हैं वो कम है, कंपनी ने जितने निकाले हैं वो ज्यादा है। कंपनी ने शेयर इशू करे हैं 2000, सॉरी ये 20,000 था, 2000 हो गया है। कंपनी ने शेयर इशू करे हैं 20,000, पब्लिक ने मांगे 18,000। ऐसे केस को हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जितने पब्लिक ने शेयर मांगे हैं वो कम है और कंपनी ने जो शेयर निकाले हैं वो ज्यादा हैं। ऐसे केस को हम बोलते हैं बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन। और ऐसे केस में जितनी भी हमारी एंट्री है, सारी की सारी एंट्री उस अमाउंट से होगी जो कि पब्लिक ने मांगा है, 18,000। चाहे एप्लीकेशन की हो, चाहे अलॉटमेंट की हो, चाहे फर्स्ट कॉल की हो, चाहे सेकंड कॉल की हो, चाहे फाइनल कॉल की हो, सारी एंट्री किस अमाउंट से होंगी, 18,000 शेयर से, अंडर सब्सक्रिप्शन वाले केस में। ठीक है, यस सर। अब देखो, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। जब हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं, बदले में पैसा नहीं ले रहे हैं, ऐसे केस में क्या होगा? मान लीजिए हमने अपने प्रमोटर्स को शेयर इशू करा, तो उसकी हम एंट्री पास करेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हमने किसी का अगर बिजनेस ले लिया, या तो हमने किसी का एसेट्स खरीदा या हमने किसी का बिजनेस खरीदा। अगर हमने किसी का एसेट परचेस किया है तो एंट्री आती है सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब आप कहेंगे सर आपने यहां पर सेंड्री एसेट्स को डेबिट क्यों करा? क्योंकि सेंड्री एसेट्स एक एसेट्स है और यहां पर एसेट्स हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। वेंडर को क्रेडिट क्यों करा? जिससे हम एसेट्स खरीदते हैं वो हमारा वेंडर होता है ना। तो वेंडर को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि लायबिलिटी है, उससे एसेट्स तो ले ली, अब उसे क्या दोगे लाला, है ना। तो एंट्री होती है सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। जब आप इनको शेयर दोगे तो एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर आपकी लायबिलिटी कम हो गई और यहां पर शेयर इंक्रीज हो गए। अगर प्रीमियम पर देते तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर डिस्काउंट पर देते तो वेंडर डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस तरीके से आती बेटा। ठीक है, यस सर। अब है आपका कॉल सिनेरियर। अब सर कॉल सिनेरियर क्या होता है? कभी कभी हमारे कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिन्होंने हमें एप्लीकेशन पर तो पैसा दे दिया जितना मांगा, अलॉटमेंट पर भी दे दिया इतना मांगा, शायद उन्होंने फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं दिया, या उन्होंने सेकंड कॉल पर पैसा नहीं दिया, या उन्होंने फाइनल कॉल पर पैसा नहीं दिया। जो ये पैसा नहीं आया है ना, इस पैसे को हम बोलते हैं कॉल इन एरियर। It often happens that some shareholders failed to pay the amount of allotment or call when it becomes due. जब पैसा देने का समय आया तो सारे शेयर होल्डर ने नहीं डाला है, कंपनी भाग गई, कंपनी क्या हो रहा है मेरे साथ, कंपनी भाग जाएगी, कंपनी भाग जाएगी। कुछ शेयर होल्डर ने, जिसके पास 100 शेयर हैं, 200 शेयर हैं, 300 शेयर हैं, 400 शेयर हैं, इन शेयर होल्डर्स ने कुछ शेयर्स का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया या फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो ये जो पैसा नहीं आया है ना, इसको हम बोलते हैं कॉल इन एरियर। कंपनी के लिए घाटा है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है। तो बेटा अगर हमारा कॉल इन एरियर एप्लीकेशन पर है तो बैंक वाली एंट्री में कॉल इन एरियर डेबिट होगा। अगर फर्स्ट कॉल पर है तो भी बैंक वाली एंट्री में कॉल इन एरियर में डेबिट होगा, है ना। चलो, तो आपके पास दो ऑप्शंस होता है। पहला ऑप्शन होता है जहां पर आप कॉल इन एरियर को शो नहीं करोगे और जहां पर आप कॉल इन एरियर को शो करोगे। तो अगर आप कॉल इन एरियर को शो नहीं करोगे तो देखो यहां पर आपको पहली एंट्री दे रखी है फर्स्ट कॉल की 20,000 से और दूसरी एंट्री दे रखी है 19,000 से, यानी कि यहां आपको साफ साफ मालूम पड़ रहा है 1,000 का क्या है, कॉल इन एरियर।
20,000 रुपए आने थे फर्स्ट कॉल पर, आए कितने 19,000। 1,000 का पैसा नहीं आया, 1,000 क्या है कॉल्स इन एरियर है। ऐसा हम जब करेंगे जब हम कॉल्स इन एरियर के अकाउंट को ओपन नहीं कर रहे हैं, बट जब हम ओपन करेंगे तो इसी एंट्री में डेबिट में कॉल्स इन एरियर आ जाएगा इस तरीके से 1,000 रुपए यहां हम शो कर रहे हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं, चाहो आप कॉल्स इन एरियर के अकाउंट को ओपन करो, चाहो तो आप कॉल्स इन एरियर के अकाउंट को ओपन मत करो, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। ठीक है, यस सर। चलिए, ऐसे ही होता है बेटा कॉल्स पेड एडवांस। कुछ शेयर होल्डर बहुत अच्छे होते हैं, उनको पैसा देना था फर्स्ट कॉल पर, उनको पैसा देना था फाइनल कॉल पर, उन्होंने अलॉटमेंट पर ही दे दिया, ले भाई ले तू खा ले पैसा 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 मांगता रहता है। तो उन्होंने बेटा अपने अलॉटमेंट के पैसे को या अपने फर्स्ट कॉल के पैसे को एप्लीकेशन पर ही दे दिया, तो ये आपके लिए क्या है कॉल्स इन एडवांस। अब इसकी दो जगह एंट्री होगी, जिसका पैसा जिस पर दे दिया, तो जिस पर दे दिया उसकी बैंक वाली एंट्री में कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होगा, क्योंकि एक लायबिलिटी है आपके ऊपर, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। और जब आपका वो अमाउंट आ गया तो उसके बैंक अकाउंट में डेबिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी अब यहां पर खत्म हो गई। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर दे दिया, तो अलॉटमेंट की जो बैंक वाली एंट्री पास करोगे वहां पर कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होगा, क्योंकि एक लायबिलिटी है। और जब फर्स्ट कॉल की एंट्री बैंक वाली पास होगी तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी यहां पर एक खत्म हो गई। तो यहां पर क्या कह रहा है, अ शेयर होल्डर में समटाइम पे अ पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट नॉट येट कॉल्ड अप। जो पैसा अभी तक उससे मांगा नहीं है वो पैसा भी वो पहले से पेड कर देता है। ठीक है, चलिए एंट्री क्या होती है, ये कॉल से एडवांस क्रेडिट हुआ है किस पर, जिस पर पैसा आया, और यहां पर डेबिट होगा किस पर, जिसका पैसा दिया। ठीक है, यस सर। चलो बेटा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चे मेरे बहुत परेशान रहते हैं, बहुत डाउट आता है, जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जितने शेयर्स कंपनी ने निकाले हैं, जितने शेयर्स पब्लिक के लिए कंपनी ने निकाले हैं, पब्लिक ने उससे ज्यादा शेयर्स मांग लिए। कंपनी ने निकाले 30,000 शेयर, पब्लिक ने मांगे 40,000 शेयर। कितने ज्यादा, 10,000 शेयर। कंपनी ने निकाले 50,000 शेयर, कंपनी निकाले 50,000 शेयर, पब्लिक ने मांगे 70,000 शेयर। कितने ज्यादा, 20,000 शेयर। तो बेटा ये जो शेयर ज्यादा आ गए हैं ना, इसके हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं कंपनी को, क्योंकि शेयर्स तो कंपनी के पास उतने ही है। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो शेयर्स को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, पैसे को वापस कर देगी, या वो कहेगी बाद में लगा लेंगे। बाद में इन द सेंस कि जब एप्लीकेशन के बाद आप अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे तो उतना पैसा नहीं मांगोगे शेयर्स का जो आपने पहले से ले रखा है। इसका मतलब क्या होगा, शेयर इशू बाय वेल मैनेज एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी ऑफन गेट ओवर सब्सक्राइब। कभी कभी शेयर्स क्या हो जाते हैं, ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। शेयर्स आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक। जितने शेयर पब्लिक मांग रही है वो ज्यादा है जितने शेयर हमारी कंपनी ने निकाले हैं, ऐसे केस को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब देखो इसमें क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में अगर मेरे पास 40,000 शेयर ज्यादा आ गए, सपोज मैंने निकाले थे 40,000 शेयर, पब्लिक ने मांगे 80,000 शेयर, कितने शेयर ज्यादा आ गए, 40,000 शेयर, और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सारे के सारे पैसे क्या करूंगा, वापस करूंगा। तो बेटा जब मेरे पास पैसा आ रहा था तो मैं एंट्री पास कर रहा था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब जब मेरे पास से पैसा जा रहा है तो मैं इस एंट्री को उल्टा कर दूंगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। किस केस में ऐसा होगा, जब मैंने रिटर्न किया हो शेयर्स। आपसे क्वेश्चन में भी लिखा होगा कि आपने रिटर्न किया है या रिफ्यूज किया है या रिजेक्ट किया है, या कुछ शेयर के सामने निल लिखा होगा। वो निल का ही मतलब क्या है, दिल की बात नहीं हो रही, निल की बात हो रही है। इसका मतलब पहली एंट्री सब्सक्रिप्शन की उस अमाउंट, यहां ये याद रखना बेटा, ये याद रखना, ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में पहली एंट्री जो होगी ना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो उस शेयर से होगी जो पब्लिक ने मांगा है। फिर बाद में सेकंड एंट्री में एडजस्ट हो जाएगा। ये तो केस 1 है। केस 2 जहां पर आप सारा का सारा पैसा एडजस्ट कर रहे हो, यानी कह रहे हो ठीक है मैं दे दो, जब हम अलॉटमेंट पर आपसे पैसा मांगेंगे तो जितना भी आपने एडवांस दिया है उस पैसे को मत देना। यानी कि आपने शेयर एप्लीकेशन का पैसा किस पर एडजस्ट कर दिया, शेयर अलॉटमेंट पर। तो दो केस है,
या तो आप सारा का सारा पैसा वापस कर रहे हो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर आप एडजस्ट कर रहे हो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में भैया आपकी किस्मत बहुत खराब है, आपको जिससे रिप्लाई आना चाहिए वो रिप्लाई टाइम पर नहीं आ रहा है, तो यहां पर अलग अलग केस कैसे आ जाएंगे? तो कॉम्बो पैक आता है, कॉम्बो पैक आता है जहां पर कुछ शेयर वापस करे जाते हैं और कुछ शेयर एडजस्ट करे जाते हैं, तो कंबाइन एंट्री हो जाती है इस तरीके से। आप चाहे इस एंट्री को देखो शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है, आप चाहे इस एंट्री को देखो शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है, तो कंबाइन एंट्री में शेयर एप्लीकेशन डेबिट रहता है और क्रेडिट में अलॉटमेंट भी आ जाता है और क्रेडिट में बैंक भी आ जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से। अब बेटा यहां जो शेयर अलॉटमेंट में पैसा है ना, ये जब आप अलॉटमेंट की एंट्री पास कर रहे होंगे ना बैंक वाली, उसमें इस पैसे को माइनस करते हो। क्यों सर? क्योंकि ये पैसा हमने पहले से ही दे दिया है, ये पैसा हमने पहले से ही दे दिया, इसलिए इस पैसे को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, यस सर। चलो अब आता है आपका बेटा इन सब का पापा, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, कैंसिलेशन ऑफ शेयर। अब सर ये कहां से आया? आपको याद है कॉल्सनेरियन नाम से एक शख्स आया था। यस सर। कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया, हमने कहा दे दे, वो कहा नहीं दूंगा, हमने कहा दे दे, वो कहा नहीं दूंगा, तो हमने उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया, हमने उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर दिया। तो ऐसे केस में एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर व्हाई दिस कोलाबरीदी? शेयर कैपिटल के अकाउंट को आप डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने शेयर्स को कैंसिल करा, और जब आप शेयर्स कैंसिल करोगे तो आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए शेयर कैपिटल को डेबिट करा। अगर आपने कॉल्सनेरियन के अकाउंट को ओपन नहीं करा है, तो जिसका जिसका पैसा नहीं दिया वो उसके नाम से आएगा। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल का पैसा नहीं दिया तो टू शेयर कॉल। अगर आपने कॉल्सनेरियन को शो किया होता तो ये कुछ नहीं आता, क्रेडिट में आता कॉल्सनेरियन, और लास्ट में आता है टू शेयर फॉरफीचर। सर ये क्या है? ये वो पैसा है जो वो दे चुका है। सपोज किसी पर्सन ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, आपने उसके पूरे शेयर कैंसिल कर दिए, तो जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा दे चुका है वो भी आपका हो गया, फायदा वो आया शेयर फॉरफीचर में, और जो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया वो आ गया कॉल्सनेरियन में। तो ये पहली एंट्री होती है जहां पर हम उसके शेयर्स को कैंसिल करते हैं। ठीक है, यस सर। अब मान लीजिए आपने जो शेयर कैंसिल करे हैं, आपने जो शेयर फॉरफिट करे हैं, उसने जिसका पैसा नहीं दिया उस पैसे पर प्रीमियम भी था, तो बेटा फॉरफीचर वाली एंट्री में प्रीमियम क्या होगा? डेबिट होगा। याद रखिएगा, जिस पर पैसा नहीं दिया अगर उस पर प्रीमियम है तो ये एंट्री, और जिसका पैसा नहीं दिया उस पर प्रीमियम नहीं है तो इससे पहली वाली एंट्री जो मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट, अब हम रीशूड करते हैं। रीशूड का मतलब जो शेयर्स हमने कैंसिल करे हैं वो हम किसी को सेल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा हमारे पास पैसा आएगा और शेयर जाएगा। तो अगर हमने रीशूड करा है पार पर, यानी कोई डिस्काउंट नहीं, कोई प्रीमियम नहीं, तो पैसा आया, शेयर गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हमने रीशूड किया है प्रीमियम पर, तो प्रीमियम में क्या करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन अगर आपने सेल किया है डिस्काउंट पर, तो एंट्री में शेयर फॉरफीचर डेबिट होता है। अब आप कहेंगे सर जब डिस्काउंट पर हम रीइशू कर रहे हैं तो ये शेयर फॉरफीचर डेबिट क्यों हो रहा है? बेटा जब आपको डिस्काउंट पर इशू करोगे तो आपके लिए एक्सपेंस है। यस सर, घाटा ही है। इस घाटे को आप कहां से कवर करोगे? जो फायदा हुआ था शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री में, शेयर फॉरफिटेड में, तो इसलिए उस फायदे में से इस घाटे को कवर कर रहे हैं, और यही रीजन है यहां पर शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ है। ध्यान रखिएगा, जितना शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री में क्रेडिट में शेयर फॉरफिट अमाउंट गया है ना, आप मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो जितना शेयर फॉरफीचर का प्रॉफिट है मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं। यह डिस्काउंट शेयर फॉरफीचर से दिया जाता है। ठीक है, यस सर। अब क्या होगा बेटा, जब हमने रीइशू कर लिया तो जो पैसा शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री में था ना, क्रेडिट में शेयर फॉरफिटेड, वो, और अगर हमने रीइशूड किया है पार पर तो सारा पैसा इसमें आ जाएगा।
अगर हमने रीशूट किया है प्रीमियम पे तो सारा पैसा इसमें आ जाएगा, लेकिन अगर हमने रीशू किया है डिस्काउंट पर तो डिस्काउंट में जो डेबिट में शेयर फॉरफिटेड है ना, उस पैसे में से माइनस करके जो पैसा बच रहा है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कैपिटल प्रॉफिट में से ही कैपिटल रिजर्व को बनाया जाता है। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, यस सर। बट इनमें भी कुछ कुछ लोचा है, इनमें भी कुछ कुछ लोचा है। क्या सर? कभी कभी ऐसा होता है जितने शेयर्स फॉरफिटेड करे हैं उतने रीशूड नहीं हुए। अरे सर क्या बताऊं, जितने शेयर फॉरफिटेड हुए हैं अगर रीशू उतने शेयर नहीं हुए तो जो आपकी शेयर फॉरफिट वाली एंट्री है ना, जिसमें आपने अमाउंट डाला हुआ है क्रेडिट में शेयर फॉरफिचर, उस अमाउंट को आपको उतने शेयर से कन्वर्ट करना पड़ेगा जितने शेयर आपने रीशूड करे। क्या एंट्री, क्या फॉर्मूला होगा सर? वो अमाउंट जो क्रेडिट में डाला है प्रॉफिट ऑन शेयर फॉरफिटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर रीशूड। अब यहां पे आपका वो अमाउंट हो गया जो रीशूड के हिसाब से है। अब वापस से अगर पार पर है तो सीधा वो अमाउंट, प्रीमियम पर है तो सीधा वो अमाउंट, और डिस्काउंट पर है तो शेयर फॉरफिचर जो डेबिट करा है डिस्काउंट में उससे माइनस करने के बाद वापस से हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, यस सर। अब आता है अप्लाइड और अलॉटेड का खेल। अब ये क्या है सर? कभी कभी क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। यस सर। उस पर सपोज मान लीजिए ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है और आपने एप्लीकेशन पर या अलॉटमेंट पर या फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट किए हैं शेयर, यानी कि प्रो राटा किया है, और उसमें से ही किसी शेयर ने पैसा नहीं दिया। ऐसे केस में आपको देखना पड़ेगा कि आपको वो अलॉटेड शेयर दे रखा है या अप्लाइड शेयर दे रखा है। अगर अलॉटेड दिया है तो आपको अप्लाइड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल शेयर अप्लाइड, यानी जो यहां निकाल रहे हैं उसका टोटल ऊपर और उसके अगेंस्ट का टोटल नीचे। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल शेयर अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। इस फॉर्मूले से हमारे पास अप्लाइड आ गया। सपोज किसी ने 300 अलॉट करे थे और अप्लाइड करे थे 400, कि हमने किसी को 300 शेयर दिए और इस फॉर्मूले से 400 आ गया, यानी 100 शेयर का पैसा वो एप्लीकेशन पर एडवांस में दे चुका है, वो नहीं देगा। तो 300 इंटू जिसका पैसा नहीं दिया वो कॉल सिनेरियर है, 100 का एडवांस ऊपर दे चुका है, वो माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें मेन होता है अलॉटमेंट से मतलब। अगर अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकालेंगे। ठीक है, अब बारी आई कॉल सिनेरियो की कैलकुलेशन। देखो बेटा, सपोज हमारी एप्लीकेशन 2 की है और अलॉटमेंट 3 की है, तो 300 इंटू 3 का पैसा नहीं आया 900 रुपए, लेकिन 100 के हिसाब से वो एप्लीकेशन पर दे चुका 200 रुपए, यानी एक्चुअल कॉल सिनेरियो कितनी आएगी? 700 आएगी। तो अगर अप्लाइड दे रखा है तो अलॉटेड निकालेंगे, अलॉटेड दे रखा है तो अप्लाइड निकालेंगे। ठीक है बेटा, अप्लाइड का फॉर्मूला ये होता है और ऐसा जब लगेगा जब अलॉटेड दे रखा है। अगर यही आपको अलॉटेड निकालना होता तो यहां ऊपर अलॉटेड आता, नीचे अप्लाइड आता और यहां भी नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड आ जाता। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला आपका। अगर आपको अप्लाइड दिया है अलॉटेड निकालना है तो ये रहा फॉर्मूला बेटा। तो ये है आपके गब्बर की एक छोटी सी प्यारी सी मेहनत, जहां पर मैंने कोशिश करी है कि बहुत ही कम टाइम में आपको मैं ये बहुत ही बड़ा सा बहुत ही प्यारा सा चैप्टर समझा पाऊं। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसी लगी भाई की ये छोटी सी मेहनत, आपको चीजें क्लियर हुई, आपको वीडियो अच्छी लगी, आप चाहते हैं ऐसे ही शॉर्ट समराइज वीडियो और अच्छी अच्छी आए तो कमेंट जरूर करिएगा। किस चैप्टर की लाए वो भी बताइएगा और ये सेशन कितना हेल्पफुल रहा वो भी बताइएगा। नेक्स्ट सरप्राइज वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी आने वाली है, जुड़े रहिएगा हमारे कॉमर्स वाला VW से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #rolla on the top।